मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी, गोविंद देवी गिरी जी महाराज जी के चरणों पर साष्टांग नमस्कार करता हूँ। मंच पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति शरद बोबडे जी, माननीय गोपबंधु मिश्रा जी, माननीय सत्यनारायण भट्टा जी, माननीय रमेश मंत्री जी, माननीय सत्यनारायण नुवाल जी, डॉक्टर भरत पंडा जी, कार्यक्रम में पधारे दिनेश कामत जी, इस कार्यक्रम में पधारे भारत के कोने कोने से आए हुए संस्कृत भारती के तप और त्याग के फलश्रुति आप सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आत्मीय विद्यार्थी बांधवाः सादरं वंदनानि। विशिष्ट कार्यक्रमे अहमिदानीमस्मि। सर्वे अपि अत्र युवानः संस्कृतभाषायाः वदन्तः सन्ति। सुन्दरं दृश्यम् एतत्। अहमपि बाल्ये संस्कृतं वदामि स्म। अहं बालकेन्द्रस्य छात्रः अस्मि। मम माता बालकेन्द्रस्य शिक्षिका अस्ति। परंतु बहुत साल के बाद आज आप सबके बीच में आया हूँ और आप जितना आसानी से संस्कृत आपके आपस में बातचीत करते हैं उतना आसानी से मैं आज नहीं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ और हिंदी में और अंग्रेज़ी में बात करने के लिए आपसे अनुमति भी चाहता हूँ। साथियों, आज बहुत अच्छा लगा। आज सुबह प्रदर्शनी को देखने जब मैं गया सत्यनारायण जी के साथ और अपने सचिन जी के साथ, आप में से कई सारे छात्रों के साथ, विद्यार्थिनियों के साथ बातचीत करने का मौका मुझे मिला। मैं जब से आपसे पूछ रहा था कि आप कहाँ से हो, एक बोला मैं तमिलनाडु से हूँ, दूसरा छात्र ने बोला मैं कश्मीर से हूँ, और असम से तो 40-50 विद्यार्थियों के पूरे एक टोली के साथ बातचीत हुआ। कर्नाटक से बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आए, छात्र आए हैं। वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, कामाख्या हो या कर्नाटका हो, संस्कृत हम सबको जोड़ा है और हम सब संस्कृत भारती के, आज मैं देख रहा था सत्यनारायण जी हो, दिनेश जी हो, सचिन जी हो, ऐसे कई सारे महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन संस्कृत को इस देश में पुनर्जीवन करने के लिए खपा दिया है। They have sacrificed their all, and because of their sacrifice today, all of you are united because of the power of Sanskrit, and this is the success of Sanskrit Bharati. मुझे आज सचमुच में इतना गर्व हो रहा है। मैं आज सोच रहा था सत्यनारायण जी के भाषण सुनकर, सत्यनारायण जी से तो मैं बचपन से जानता हूँ। मैं कल भी भोजन के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। जब मैं बहुत छोटा था, ज़बरदस्ती से माता जी ने मुझे अक्षरम में ले जाती थी और कई दिन मन नहीं रहता था, उसके बावजूद भी उन्होंने फोर्स करके ज़बरदस्ती से अक्षरम में संस्कृत भारती के कार्यक्रम में मुझे भेजती थी। I was not realizing the importance of that then, but today I have decided after I finish this program, the first call I will do is to my mother to tell her how proud I am of her and how grateful I am because she gave me the samskara through Samskar Bharati.
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। साथियों, मैं आप सब के बीच में सिर्फ 3-4 ऐसे बिंदु रखना चाहता हूं जो हम सब के कार्य क्षेत्र के जो व्यापकता है इसका एक बार दर्शाने का प्रयास करता हूं, और एक पर्पस जो होनी चाहिए हम सब के जीवन में, वो पर्पस क्या हो सकता है, इसका भी एक 30-40 सेकंड में इस पर्पस का भी एक बार उद्देश्य का जो महोद्देश्य होता है एक जीवन का, उसका भी एक बार अवलोकन करने का हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे। We all have gathered today to celebrate the beauty of Sanskrit. Friends, all of you know Sanskrit is the grammar of Indian civilization. The DNA of Bharatiya Samskriti is in the Sanskrit language. You cannot understand India, you cannot understand Bharat if you cannot understand. आप जब तक संस्कृत नहीं समझ पाएंगे तब तक का भारतीय समाज को आप नहीं समझ पाएंगे. Because the Indian civilization, its key to understanding the civilization lies in understanding the greatness of the Sanskrit language. Its decentralized architecture, its logic, its scientific rationale, these are the bedrocks on which the Indian civilization has borne. Friends, whether it is Will Durant or whether it is Mahatma Gandhi, whether it's Albert Einstein or whether it is Schopenhauer, whether it is Sri Aurobindo or whether it's Swami Vivekananda, all great thinkers, all great sages, all great visionaries who have understood and had the competency to make a judgment have made this judgment that Sanskrit is one of the greatest languages ever created by human civilization and mankind, and this is one of the greatest gifts India can give to the world. One of the most important quotes on Sanskrit is by Sri Aurobindo. And in his seminal work, The Ideal of Human Unity, Sri Aurobindo marks this about the Sanskrit language. ध्यान से सुनिए, संस्कृत का महत्व ऋषि अरविंदो ने ऐसे व्याख्यान करते हैं. The Sanskrit language is the Deva Bhasha. It is the language of the Satya Yuga, based on the true and perfect relation of Vak and Artha. Every one of its vowels and consonants has a particular and inalienable force which exists by the nature of things and not by the development of human choice. The most important line of this sentence, the most important sentence is this: every one of its vowels and consonants has a particular and inalienable force which exists by the nature of things and not by the development of human choice. संस्कृत प्रकृति का एक भाग है, प्रकृति का एक भाग है. The sounds of Sanskrita, the oral vibrations in the Sanskrit language, are not of human creation. It is of cosmic consequence. This is what Sri Aurobindo tells in this quote. Sometimes I fail to understand when people, vested interests, who declare that Sanskrit is a dead language, what they do not realize or fail to appreciate is this: that Sanskrit is not a creation of a mere mortal. If anything is created by a mortal being, it can have an expiry date, it can have a date of birth. But what is not created by human agency is Anadi and Ananta. It can never have a date of birth, nor it will ever have a date of expiry. And Sanskrit is one such creation that is of cosmic consequence. Friends, because this is of a creation of nature, this is also the most logical and the most scientific of all languages.
It's an irony that I am speaking of the greatness of Sanskrit today in the colonizer's tongue. But we all have assembled today to ensure that in the next 25 years we will be changing that. जब अमृत काल के संदर्भ में 2047 में छात्र संसद होगा, छात्र सम्मेलन इस प्रकार का संस्कृत भारती का होगा, तब जब मेरे जैसे जो अतिथि आएगा संस्कृत के बारे में बोलने के लिए, वो हिंदी में और भारतीय भाषा में ही बोलेगा, अंग्रेजी में नहीं बोलेगा, वो संस्कृत में बोलेगा. दैट शुड बी द काइंड ऑफ एम दैट वी शुड हैव. आप सोचिए, आप सब इंग्लिश भी जानते हैं. इंग्लिश में आप जो लिखते हैं और आप जो बोलते हैं उसमें इतना फर्क होता है. इट इज ओनली संस्कृत and the Indian languages, which are almost all Indian languages which are inspired by Sanskrit, where you write and you speak in the same way. English में CUT कट होता है, पर PUT पुट होता है. FUTURE is future. But if you have to, pronounce it the way it is written, you will say future. Nature, NATURE. In case you have to pronounce it the way it is written, you will say nature. And English is such a weird language where you write psychology, but you start psychology with a P. You ask the Englishman why, and he says P is silent. If it is silent, why do you have to write? उत्तर नहीं है. हम राजनीति में बोलते हैं ना, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, वो सिर्फ संस्कृत में होता है और भारतीय भाषा में होता है. It is logical, it is rational, it is scientific. This is also a part of our संस्कार. कालिदासा ने शायद महात्मा के डेफिनेशन में वो लिखा है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः. हम सब भारतीय भाषी लोग जो है, हम महात्मा बनने के रास्ते में बहुत नजदीक हैं, क्योंकि हम जो लिखते हैं वही हम बोलते हैं. We are 50% already there. So in this way, our language is scientific, it is logical, it is also very rational. This is the bedrock of this civilization. Sathiyo, sometimes I also feel, मैं हमेशा देखा हूं अनुभव में भी, जिसको संस्कृत का बैकग्राउंड होता है उनको भारतीय अलग अलग भारतीय भाषा सीखने के लिए भी बहुत आसानी होता है. भारतीय भाषा ही नहीं, विश्व के जो भी भाषा है उसको सीखने में जो संस्कृत भाषा अच्छे तरफ से जानते हैं, उनको दूसरा भाषा, वो विश्व के ग्रीक हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, जर्मन हो सकता है. It's much easier for him to learn because of the grammatical architecture, the kind of pronunciation, the kind of role of the tongue that Sanskrit induces in its speaker. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. कल मुझे अपने पिताजी ने बता रहा था, आपका रुद्र चमकम में, चमकम के अंत में एक वाक्य आता है, वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च विष्णीयश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च. इसको if you can tell this sentence in the accurate form, there is no sentence, no pronunciation in the world that is going to be difficult for you. Sanskrit tests our brain. It tests the coordination between the tongue and the brain. It
it tests the neural ability of the mind each time a person is speaking. Which is why, if you observe the parampara of this nation, the reason why the greatest of knowledge could be transmitted in the Shruti Madhyama, in the oral tradition, is because the neuro-linguistic apparatus of the people who learnt this language and lived this lifestyle was so efficient. This was the scientific reason behind it. Unfortunately, because of colonization, the colonizers, in both the waves of colonization, attacked this very legacy of Sanskrit. मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं. आप भारत के कॉलोनाइजर्स के अप्रोच आप देखिए संस्कृत के प्रति, आपको पता चलेगा कि उनका रियल एजेंडा क्या था. Whether it was Max Muller in the beginning or whether it was Robert Caldwell at the end, both the romanticization of Sanskrit as well as the demonization of Sanskrit, both had only one agenda. When they romanticized Sanskrit, it was because they wanted to use Sanskrit to induce conversions of the natives. When they demonized Sanskrit, again it was the same agenda of converting the natives. It was never about Sanskrit itself. And one of the greatest tools of the colonizer was to ensure that the Indian masses, the Indian population, the Bharatiya population, gets detached from its great source of inspiration of its heritage, that is the Sanskrit language. And they did it very effectively. I want to give you one quote from Ananda Kumaraswamy on how the English education deracinated and uprooted the Indian masses, not only from our own language, but also, most importantly, from our culture. Ananda Kumaraswamy says this: the most crushing indictment of the English education system is that it destroys all capacity for the appreciation of Indian culture. Speak to the ordinary English graduate on the ideals of the Mahabharata. He will hasten to display his knowledge of Shakespeare. Talk to him of religious philosophy, you will find that he is an atheist of the crude type common in Europe a generation ago. Not only has he no religion, but he is as lacking in philosophy as the average Englishman. Talk to him of Indian art. It is news to him that such a thing exists. Ask him to translate a letter written in his own mother tongue. He does not know it. He is indeed a stranger in his own land. This is what Ananda Kumaraswamy wrote. This was what the British education did, the colonizer education did for a very long time in this country. If I have to come and tell you that the Ramayana and the Mahabharata, which you consider holy, which you consider as principles to guide your life, is not right, and if that Ramayana and Mahabharata is written in the language which you do not understand, then it is so much easier for me to convince you about the ills of your holy books. This was why the colonizer repeatedly attacked the Sanskrit language. Unfortunately, आजाद होने के बाद भी यही प्रकार के जो एटीट्यूड थे संस्कृत के प्रति, वो लगातार कंटिन्यू हो गया और सेक्युलरिज्म के चलते चलते रास्ते पे देव भाषा का बहुत बड़ा अन्याय हो गया. Those people who practiced a perverted form of secularism did not appreciate the divine and sacred dimension of Sanskrit, which is the Deva Bhasha. And this resulted in Sanskrit being sidelined deliberately. And unfortunately,
the most divine language of this nation, also became the victim of its short-sighted vested interest politics. Whether it was the race theory, whether it was the language theory, Sanskrit was used as a wedge to divide people, when in reality, Sanskrit is the underlying pinning unity that unites the whole country. That was the most unfortunate part. Friends, things have changed. We have come a very long way. और आज आप सबके आशीर्वाद के कारण 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में ये जो कॉलोनाइजेशन का जो एक पूरा देश उसी रास्ते पे चल रहा था, उसका रिवर्सल आज पूरे देश में प्रारंभ हो चुका है। पूरे देश में आज भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एंड वी आर ऑल अ वेरी वेरी लकी जनरेशन। मैं आपको आज यही कहने के लिए आया हूं, यू एंड आई आर अ वेरी वेरी लकी जनरेशन, क्योंकि हम आज युवा उस जमाने में हम युवा हैं, उस संदर्भ में हम युवा हैं जब पूरे भारत सांस्कृतिक पुनरुत्थान के दिशा में जा रहे हैं। We are so lucky to be young and to be in the working age group, contributing age group at this age. साथियों, अपनी सरकार आने के बाद संस्कृत को पुनरुज्जीवन करने के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को एक नोडल एजेंसी के नाते शुरू करने का काम हुई है। कई सारे राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटीज का स्थापना हुई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मेन स्ट्रीमिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और ऑप्शनल्स 3 लैंग्वेज पॉलिसी में प्राइमरी हो, हायर एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, आज मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा VNIT में ऑलरेडी इंजीनियरिंग कोर्स संस्कृत में ऑलरेडी अवेलेबल है। दिस इज द चेंज दैट हैज हैपेंड। सो NEP आने के बाद आप देखते रहिए 5 साल 10 साल के अंदर अंदर this mainstreaming of education, mainstream of Sanskrit in our schools, in our primary colleges, in our higher education colleges, this will happen thanks to Prime Minister Narendra Modi's vision of the new education policy. साथ ही साथ संस्कृत यूनिवर्सिटीज को मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग बनाने के लिए भी काम चल रहा है। And that is going to offer tremendous opportunities for all of you sitting here. If you know Sanskrit today, you will be a very needed, valuable asset in tomorrow's India. And that is the kind of ecosystem that the Narendra Modi government is building today. This is something that the country has done. This is something that the government is keen to. संस्कृत को पुनरुज्जीवन करना और देश भर में संस्कृत से संस्कृति को पुनरुज्जीवन करना अपनी सरकार की और अपनी पार्टी की स्पष्ट लक्ष्य है। और मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता इसी लक्ष्य को मानकर हम काम में जुटे हैं। एंड वी विल इंश्योर दैट दिस सक्सेस विल टेक प्लेस इन आवर ओन लाइफ टाइम्स, इन आवर ओन जनरेशन। साथियों, मैं अंत में आपको एक ही कहानी सुनकर मेरी बात को विराम करता हूं। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ दिस ग्रेट मैन कॉल्ड बेन यहूदा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस नेम बेन यहूदा? कैन यू लिफ्ट योर हैंड्स? गुड गुड, आई सी क्वाइट अ फ्यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं, आज आप सब लोग वापस जाने के बाद आप बेन यहूदा के बारे में आप गूगल कीजिए। आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा पर्पस और इंस्पिरेशन आपको बेन यहूदा में मिल सकता है। बेन यहूदा was a very normal young person who was obsessed with one idea. That one idea was
that he wanted to revive the Hebrew language and make it the national language of the Israelis, the Jews in the land of Israel. All of you know that the Torah, the holy book of the Jews, is written in the Hebrew language. But because of various historical factors, the Jews were spread out all over the world, and because of various reasons, they had stopped speaking the Hebrew language. But when the Zionist movement started to create a land of Israel, a land for the Jews, Ben Yehuda realized that his mission in life was to revive, give a re-strengthening, regenerate the Hebrew language and make it a modern language possible of communication in today's world. He moved to Palestine and started his work, got married, started a family, had a small child. His obsession of reviving the language was so extreme that he did not send his child anywhere outside to the world, neither to school, not to even play with other kids, because he did not want his child to have external language influences. He created the whole dictionary for modern Hebrew, taught his child and wife the modern Hebrew, and he and his family became the first Jewish family to speak modern Hebrew. He tried to convince the political leaders, the administrators, the religious leaders. He tried everything possible to persuade more and more people to learn Hebrew. The people next to him, his neighbors, they sent his kids for learning Hebrew. What started in his house as a small spark became a large movement, and the whole of the Jewish people who had come from different parts of the world and created this land of Israel made Hebrew their national language and the common link language. And it was possible because of the tapasya, obsession of one man, Ben Yehuda. Imagine. He made his family speak in the language. He created an entire dictionary of more than 20 volumes, creating new words for the Hebrew language and made it more modern and up to date. He made sure that not only him and his neighborhood, but the rest of the country adopted it as the common link language, because that was the language that was native to the Jews. It was the language that was the civilizational language of the people. If we can all take inspiration from Ben Yehuda and do 1/10 of the work that he did, हम संस्कृत को और संस्कृत भारती के काम को और कितना विस्तार कर सकते हैं आप देश में, आप सोचिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया। छात्र सम्मेलन में हम सब पधारे हैं, कोने कोने से हम आए हैं। इस कार्यक्रम ठीक रूप से सार्थक होना है तो आप सब लोग आज यहाँ से 3 दिन के बाद जाने से पहले आप संकल्प ले लीजिए। अपने जीवन के वो 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, आप संस्कृत के लिए दीजिए, माँ भारती के लिए दीजिए, इस भव्य विरासत का पुनरुज्जीवन के लिए आप दीजिए। Your 6 months, your 1 year will transform the way people will perceive Sanskrit. आज एक सत्यनारायण भट्ट महोदय के वजह से, एक दिनेश कामत जी के वजह से, एक सचिन जी के वजह से, ऐसे कई सारे तपस्वियों के कारण से ऐसे कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप 6 महीने दीजिए, आप 1 साल दीजिए, हो सके तो 2 साल संस्कृत के लिए दीजिए। जब हम 2047 में
इसी प्रकार का इससे भव्य बड़ा छात्र सम्मेलन होगा, तब आपका भी योगदान उस कार्यक्रम में होगा। यही लक्ष्य के साथ, इसी सार्थकता को पाने के लक्ष्य में हम सब काम करेंगे, एकजुट से हम तपस करेंगे। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। दिस इज अ वेरी वेरी हैप्पी ओकेजन फॉर मी। बहुत सारे पॉलिटिकल कार्यक्रम तो हम रोज अटेंड करते रहते हैं, पर सत्यनारायण जी और संस्कृत भारती ने मुझे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम which has given me so much of personal satisfaction and joy and inspiration, ऐसे एक कार्यक्रम में भाग होने के लिए, शामिल होने के लिए उन्होंने मौका दी है। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबको हृदय से फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट इन दिस जर्नी ऑफ rejuvenation of the greatest creation of Bharat, the Sanskrit language, which is our identity, which is our asmita, and which is our pride. Thank you so much. Vadatu Sanskritam. Vadatu Sanskritam. Vadatu Sanskritam. Vadatu Sanskritam. Bharat Mata ki. Namaskar.